हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। अब ये वीडियो आ गई एपिसोड नंबर 2 पर। भाई जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के बारे में तो क्या ही बात करनी। पहले तो भाई साहब क्या कमाल की स्टोरी है और क्या कमाल का एनिमेशन बनाया हुआ है। दूसरी सबसे कमाल की बात, कोई रीकैप नहीं है इसमें। मैं तो सरप्राइज हो गई ऐसे सीरीज़ में, क्योंकि एक घंटे का पूरा सीरीज़ होता है तो यूजुअली रीकैप तो डाल ही देते हैं। शायद अभी वक्त से पहले जानना मुश्किल है, हो सकता है कि आगे वो थोड़ा अगले एपिसोड्स में थोड़ा रीकैप डालने लगे हैं। बट स्टिल मैं खुश हूँ कि मेकर्स ने अपने ऑडियंस पर पूरा भरोसा रखा है। उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस जो है वो पुरानी स्टोरी देख के ही आ रही है, उन्हें रीकैप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही वाला भरोसा ना मैं तुम लोगों पर भी करती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो मेरी पिछली वीडियो देख के ही यहाँ आई होगी, है ना। नहीं देखी है ना तो जाओ सीज़न 2 के एपिसोड 1 की वीडियो पहले देख करके आओ और फिर ये वाली वीडियो देखो, ताकि यार अच्छा लगता है, तुमको भी समझ में आए ना कि क्या चल रहा है। मैं रिकैप दूंगी, आगे कब बढ़ूंगी, अच्छा लगेगा तुम लोगों को, नहीं ना। तो भाई मैं तो 15 सेकंड की रिकैप की तैयारी करके बैठी हुई थी, जैसे टीवी शोज़ में होता है ना वैसे। लेकिन फिर मापा को तारीफ़ की ज़रूरत है नहीं, उनकी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करके और शो को पूरा रन टाइम यूज़ कर रहा है उन्होंने अपना। बहुत अच्छा लगा ये। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। अब चाय का समय है। एपिसोड गेटो को चाय बनाते हुए स्टार्ट होता है जब बैकग्राउंड में किसी क्यू, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी ना, ऑर्गेनाइजेशन की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ, दैट क्यू वॉरियर की नाराज़गी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई एक्शन जो हम लास्ट एपिसोड में देखना चाह रहे थे वो ऑफ स्क्रीन दिखाया गया है। शायद इस एपिसोड के एंड में कुछ अच्छे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत तो है नहीं खैर। लेकिन मैं पूरी उम्मीद से थी कि गेटो और गोजो या फिर क्यू के जो असैसिन्स हैं उनके बीच में कोई फाइट सीन देखने की पूरी उम्मीद रख रही थी। स्टार वेसल जो है उसके पीछे सो रही होती है और बैकग्राउंड में क्यू लड़के पे एक किसिंग कर्ज लगा देता है और फिर बायर नाम का एक जो बंदा है उसे मार देता है। ये भाई क्यू ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई है क्या था ये। एपिसोड का ट्रांजिशन कुछ खूबसूरत सा क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में करते हैं ये लोग, एंड ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे एपिसोड के ओवरऑल टोन से कॉन्ट्रास्ट कर रहा हो। सीरियसली सामने यहाँ पे कुछ और चल रहा है, मार धाड़ और ये वो, और पीछे ऐसा क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है। मुझे तो इससे कुछ अजीब सा फील हुआ। म्यूज़िक काफ़ी मेलाकॉनिक है लेकिन एक नायाब शान है उसमें भाई। इससे तोजी का जो किरदार है वो कुछ और बढ़ के आगे आता है, सामने आता है हमारे। मेन उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फुशिगुरो सीट पर खड़ा होता है जब वो बोट रेसिंग देखता है और अपने फेवरेट जो बंदा था उस पर बेट लगा देता है। उससे अपने मीडिएटर से मिलता है जिसकी जिम्मेदारी है ऊपर वालों को रिपोर्ट करना। जल्दी ही तोजी जो है वो बेट हार जाता है और जो मीडिएटर है वो पूछता है कि मेगुमी कैसा है। पहली बार जब मैंने एपिसोड देखा था ना, मुझे ये ध्यान नहीं गया कि भाई ये जो हैंडलर है वो मेगुमी फुशिगुरो से रेफ़र करता होगा। देखो मैंने मांगा पढ़ी है एंड मुझे पता थी ये चीज़ें, लेकिन मैं मांगा की ये बात कर रही हूँ कि जब मैंने मांगा में ये चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेगुमी फुशिगुरो से रेफ़र करता है। जुजुत्सु काइसन की ओवर रैचिंग जो प्लॉट है ना उसके साथ ये पहला कनेक्शन है। यप दिस इज़ द पर्सन, ये मेगुमी फुशिगुरो का फादर है। तो ये एक छोटी सी बात है लेकिन लगता है कि मेगुमी ज़रूर तोजी से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये फादर है। खैर तोजी जल्दी से उसको भूल जाता है और कहता है कि भाई कौन है मेगुमी, मुझे तो याद ही नहीं है। This was very weird to be honest when I read about it for the first time। और वो कहता है कि शायद उसको अपने फैमिली से कोई मतलब है नहीं, जो उसका मीडिएटर था वो बोलता है ये। अब मुझे मेगुमी की बैक स्टोरी जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था इस वाले सीन के बाद। कुछ ऐसा लग रहा था कि आने वाले एपिसोड्स में तोजी का जो है वो किरदार बड़ा होने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है।
अब जो हमारी स्टार वेसल है उसका नाम होता है रिको अमानाई। तो आपसे आगे की तरफ मैं स्टार वेसल को रिको अमानाई के नाम से ही बोलूँगी, तो समझ जाना कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। सो इसको फाइनली अभी वॉइस लाइन मिली है। ये पिछले एपिसोड से गूंगी बहरी सी घूम रही थी, बस यहाँ वहाँ लुढ़क रही थी उसको वॉइस लाइन मिली है जब मिसाटो कुरोई जो है वो कर्स माउंटेन पर चढ़ के आती है, या फिर कह लो कि वैडल्सन बैंक्स गाय कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक की वजह से होता है। वो समझाती है कि टेंगिन की एसिमिलेशन की एक यूनिक डेथ नहीं है, बल्कि एक मर्जर है। उसकी रूह जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। कुछ ऐसा है जैसे टेंसुरा में रफाइल था ना। अब भाई गोजो यहाँ पर बैठ करके फ़ोन चला रहा होता है और आइडल्स को देख रहा होता है। आई मीन गोजो खुद एक आइडल है भाई, उसे आइडल देखने की क्या ज़रूरत है, बट खैर ठीक है, गोजो की अपनी पसंद। सो रिको जो है वो जल्दी समझ जाती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। गोजो कहता है कि जल्दी ही उसको जुजुत्सु हाई के अंदर बंद कर दिया जाएगा ताकि जो बाकी के सारे बैरियर्स हैं वो उनकी प्रोटेक्शन कर सकें। इसलिए थोड़े दिनों तक वो एक टीनेजर की तरह आम जिंदगी जीना चाह रही थी। एक क्रीपी मोमेंट में हमें पता चलता है कि रिको के सर पर एक बाउंटी था। मतलब रिको के सर पर ऐसा लाइक उन्होंने पैसा रखा हुआ था कि कोई रिको को लेके आएगा तो हम 5 करोड़ देंगे, 6 करोड़ देंगे, तो उसको बाउंटी बोलते हैं। अगला सीन शायद मेरा पूरे एपिसोड में ना सबसे पसंदीदा सीन है। अब तक तोजी के साथ इंटरेक्शन काफ़ी मतलब शांत सा था, लेकिन उसमें एक ऐसा अंदाज है जो उसे सबसे अलग बनाता है। वो एक बेपरवाह और काफ़ी कैरिज्मेटिक बंदा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। वो एक सोर्सरर किलर है, लेकिन अब तक वो सिर्फ टीज ही करा गया है, लोग उसका मजाक बनाते हैं और वो मतलब रेसेस में हार रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक ग्रेट विलन वो होता है जिसके साथ हम एम्पथाइज कर सकें, और अब तक जुजुत्सु काइसन सीजन 2 ने उसके साथ टेंशन बिल्ड करना काफ़ी अच्छे से किया हुआ ये चीज़। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये सीन पसंद आया। ये एकदम सिंपल तरीके से उसको विलन का दर्जा देता है। वो दुनिया के साथ एक पावर डायनामिक मेंटेन करके रखना चाहता है और ये सुपर्ब है। और इस सीन के दौरान प्ले होने वाला ट्रैक नॉर्मल सीन को मूड और अटेंशन से काफ़ी भर देता है। मूड ट्विस्ट हो जाता है और हम तोजी के नज़रिए से देखने लगते हैं और उस फूड के मेटाफर जैसे बॉडी पार्ट को रिजेंबल करते हैं। ये तो एक ग्रेट सीन का मतलब चेरी ऑन टॉप है, जो मतलब हमें अपनी सीट पे एजी बनाए रखता है, हमें बिठाने पर मजबूर कर देता है। जबकि अभी तक तोजी ने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, स्टिल हम मतलब इस वाले सीन में ऐसा लगता है ना, एक वाइब आती है, नेगेटिव वाइब। हमें पता चल रहा है कि ये विलन है, इसमें से कुछ अजीब वाइब आ रही है। ऑल दो उसने कुछ किया नहीं अभी तक, और ये जो चीज़ें हैं उसके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं, मतलब बोट रेज की वजह से एंड ऑल। फूड पे रखकर वो चॉपस्टिक भी देखने में ना काफ़ी ऐसा डरावना सा लगता है, जैसे कि वो अपने कोई श्राइन पर चॉपस्टिक रख दी हो उसने। मैं तुम्हें ज़्यादा लंबा करके और ये सब नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ जल्दी में बातें करनी पड़ेंगी। पहले तो कि देखो, गेटो ने मेंशन किया था कि पेपर मास्क वाला बंदा बिल्कुल एक शिकिगामी की तरह होता है, लेकिन वो क्या है? एक छोटा सा जापानीज फोकलोर पर थोड़ा झांक के देखते हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए हम थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं। द वे ऑफ यिंग एंड यांग, यानी कि जो यिंग ओमयोडे पर और ओमयोजी पर बनाया हुआ है, यांग यानी कि वाइट साइड ऑफ द रोड एंड यिन इज़ लाइक द ब्लैक साइड ऑफ द रोड। सो यिंग यान को ये चीज़ डिपिक्ट करती है। ओमयोजी एक तरह का सोर्सरर होता है जो कि एक शिकिगामी बना सकता है, और फिर वो दिखाता है कि ओमयोजी कितना पावरफुल है। जनरली एक बर्ड या फिर बच्चे की तरह दिखाया जाता है। ये बेसिकली पावर का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक ओमयोजी जनरली एक शिकिगामी को कंट्रोल कर सकता है। गेटो ने कहा है कि वो बिल्कुल एक शिकिगामी की तरह नहीं है। The real explanation is they are clones and each one is the real one. That's why the paper mask guy was able to escape from the grabby curse hands. अब देखो, जुजुत्सु काइसन में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोकलोर के बारे में दर्शाती है, जैसे यिन एंड यांग, ये मास्क गाय और ये ग्रैबी कर्सेस एंड एवरीथिंग। और इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए मेरी बहुत ज़्यादा खुजली सी मच रही थी, क्योंकि देखो, जुजुत्सु काइसन जो सीज़न 2 है वो सिर्फ जापानीज़ मिथोलॉजी के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि कई सारे वेस्टर्न फिलोसॉफी से भी भरी पड़ी है। गोजो ने अपनी इन्फिनिटी के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे एग्जैक्टली वो काम करता है।
उसने अकाइलस और टोर्टोइस के बारे में कहा था और शायद वो अकाइलस पैराडॉक्स पे रेफर करता है। एसेंस में अगर टोर्टोइस को हेड स्टार्ट मिल जाता है तो अकाइलस उसे कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा, चाहे उसके जूते में पंख क्यों ना लगे हुए हों। वैसे ही टाइम, लाइट और स्पेस के बारे में भी बात करी जाती है। जब हम कॉस्मोस के अंदर डाइव करते हैं जेम्स वेब के साथ, तब पता चलता है कि गैलेक्सीज जो दूर तक दिखाई पड़ती है वो एक्चुअली में अभी तक अपनी लाइट को रीच कर रही है। अब जब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल या एसेंस में ले आए ना, थोड़ा थ्योरेटिकली, तो वो हमें बिग बैंग के कुछ मिनट बाद के यूनिवर्स की तरफ देखने की परमिशन देते हैं और फिर हम कॉस्मिक रेडिएशन में डाइव करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग के कुछ सेकंड्स बाद कैसा था। एसेंस में हम यूनिवर्स की एज की तरफ पीयर करते हुए देख पाते हैं। ये जो यूनिवर्स होता है वो जो एजेस थी इस बिग बैंग की, वहाँ की तरफ पियर्स करते हुए हम देख पाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ बेसिकली। सो पैराडॉक्स की तरफ देखते हुए हम ये जान पाते हैं कि इन्फिनिटी जो है वो एक तरीके का पैराडॉक्स है। मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मतलब यूनिवर्स, द टॉक एंड मिथोलॉजी एंड मतलब लाइट एंड डार्कनेस एंड फेयरीज, इन सब में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो गोजो के एक्सप्लेनेशन के साथ ये जो चीज़ें हैं एस्टोरिक और साइंटिफिक दोनों लगती हैं एंड हमें सडनली ना मतलब ऐसे साइंस से काफ़ी ज़्यादा प्यार सा हो जाता है। सो उसने अपने आसपास का पैराडॉक्स एक्सपैंड किया और वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। जब चीज़ें उसके पास आती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, लेकिन जब वो अपना इन्फिनिटी एक्सपैंड कर देता है तो चीज़ें उसके आसपास फास्ट स्पीड में मूव करने लगती है। पहले सीज़न में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, तो मुझे खुशी है कि अब प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन जो है वो एक मिल गया। कुछ नहीं, लगता है कि मिसाटो को कैप्चर कर लिया गया है एंड में हमें यही लगता है कि मिसाटो को जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया है। सो या इसी के साथ ही हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट एपिसोड, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो। एंगेजमेंट नहीं आएगी तो भाई YouTube खुद बोलेगा कि घटिया वीडियोस बनाई है तुमने। बाय बाय। अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।